अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह एपिसोड 44 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। महक, महक यार ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती तुम मुझे। मैं और गुड़िया कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? यार क्या हो गया है ये एकदम से? कैसे सब खत्म हो गया? अहमद रो रहा था। वो एक मर्द होकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आसिम शाह सदमे की साकित खड़ा था, जिसकी इकलौती बहन दुनिया से जा चुकी थी। अंदर रोने की आवाजें सुनकर बाहर खड़ा हुआ रुमान शाह, मीरब, शाहजेब, हुमा सब अंदर आ चुके थे। शाहमीर और मिरहा भी हॉस्पिटल में आ चुके थे, मगर इनके पहुंचने से पहले ही महक दम तोड़ चुकी थी। जरूरी कार्रवाई के बाद महक की डेड बॉडी इनके हवाले कर दी गई। बहुत ही दिलसोज समा था। 2 महीने बाद मीरब की अचानक से नींद में आंख खुली तो अपने साथ रोमान शाह को ना पाकर इधर उधर देखा था। स्टडी रूम का दरवाजा खुला हुआ देखकर मीरब आहिस्ता से बेड से उतरकर चलते हुए स्टडी रूम के अंदर आ गई, जहां रोमान शाह रात के 2 बजे जाए नमाज पर बैठा हुआ आंखें बंद किए थे अपने रब से दुआओं में मशगूल था। इसके गालों पर आंसू थे, जिनको देखकर मीरब हैरान सी होते हुए इसके करीब जाकर बैठ गई। रोमान शाह अपनी दुआओं में इतना मशगूल था कि इसे मीरब के आने का पता ही नहीं चला। शाह आप रो रहे हैं? मीरब की आवाज पर शाह ने दुआ में हाथ उठाए चेहरे पर फेरते हुए मीरब की जानिब देखा। जान, तुम क्यों उठकर आ गई हो? और तुम ये जमीन पर क्यों बैठी हो? तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिखा है। मीरब को खड़े होकर नरमी से अपनी गोद में उठा चुका था। शाह, आप मेरे पास नहीं थे तो मैं परेशान हो गई, इसलिए आपको देखने आ गई। आप मुझे बताएं क्यों रो रहे हैं? एक हाथ शाह के गले के पीछे डाले हुए जबकि दूसरे हाथ से शाह के आंसू साफ करते हुए अफसरदा से लहजे में पूछा। मैं रो नहीं रहा था, बस अल्लाह ताला से कुछ खास दुआ कर रहा था, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मीरब के चेहरे को अपने मुकाबिल देखकर रोमान इसके शाह के लब शाह ने लब इसके गाल पर रखकर मोहब्बत से चूमते हुए इसे झुककर बेड पर लिटाया था। तकियों को इसके सर के नीचे सेट करते हुए इसकी टांगों को सीधा करके ऊपर कंबल डाल दिया। वो मीरब के पास ही लेट गया था, इसके माथे पर लब रखकर चूमते हुए एक अजीब सी मोहब्बत और डर था रोमान शाह के चेहरे पर, जिसको मीरा बखूबी देख रही थी। प्लीज शाह बताएं आप क्यों परेशान हैं, और ये प्लीज मत कहिएगा कि आप परेशान नहीं हैं। अगर आपको मेरे दिल की हर बात समझ आती है तो मीरब को भी नजर आता है कि आप परेशान हैं। रोमान शाह के गाल पर हाथ रखकर मीरब मतलाशी नजरों से शाह की जानिब देख रही थी। मीरा, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा शाह परेशान हो तो तुम अपना ख्याल रखो। पता नहीं क्या चल रहा था इसके दिमाग में। मीरा को अपनी मजबूत बाहों के दायरे में कसते हुए सीने में छुपाए हुए था। शाह, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ और वैसे भी सारा दिन आप मेरे पास ही होते हैं। मेरा ख्याल रखने के लिए एक मिनट के लिए भी तो मैं अकेली नहीं होती। फिर क्या डर है आपके दिमाग में जो आप इतने परेशान रहने लगे? मीरब ने महक की डेथ के बाद ये महसूस कर रही थी कि रोमान शाह बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा है। हालांकि रोमान शाह को जब से मीरब की प्रेगनेंसी का पता चला था, वो ऑफिस नहीं जा रहा था। रोमान शाह के सारे काम दिलावर के हैंडओवर कर रखा था। अपनी खास मीटिंग्स और काम वो अपने स्टडी रूम में ही बैठकर करता था। एक सेकंड के लिए भी खुद को मीरब से दूर नहीं कर रहा था। वो किसी भी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। पूरा दिन और वो मीरब का खुद से ध्यान रखता। खाने के लिए खाने से लेकर ड्रेसिंग, इसकी एक्सरसाइज, इसको खुली फिजा में बिठाना, हर चीज रोमान शाह अपने हाथों से कर रहा था। फिर भी एक डर था जो रोमान शाह के चेहरे पर वाजे नजर आता था। रोमान शाह 5 वक्त की नमाज तो पहले ही बाकायदगी से अदा करता था, मगर अब तो तहज्जुद की भी पाबंदी पड़ रहा था। 5 वक्त की नमाजों से लेकर तहज्जुद में रोने तक, कुरान पाक की तिलावत से लेकर जुबान से अल्लाह का विर्द करते हुए, हर वक्त इसकी दुआओं में सिर्फ और सिर्फ मीरब थी। वो मीरब के लिए बेहिसाब दुआएं मांग रहा था। फिर भी इसके दिल को एक अजीब सी बेसुकूनी थी, कहीं मीरब को खो देने का डर इसके दिल में घर कर चुका था। शाह खाक हो गए हैं? क्या हो गया है आपको? शाह सोचती हुई नजरों से मीरब को देख रहा था। वह सोचों में खोया हुआ था। मीरब ने के बुलाने पर होश की दुनिया में वापस आया। मेरा शाह तो कहीं खो गया है ना? आप पहले की तरह खुश रहते हैं ना? मेरा शाह मुझे पहले की तरह डांटता है ना सख्ती करता है। आपने मुझे एक छोटे बच्चे के जैसा बना दिया है। हर चीज में आप पर डिपेंड होकर करती हूँ। वॉशरूम तक आप मुझे अकेले नहीं जाने देते। और देखें शाह, मैं आपको बिल्कुल तंग भी नहीं करती। अब जैसा कहते हैं वैसा करती। मगर शाह, आप ये चुप उदास परेशानी
परेशान चेहरा मैं नहीं देख सकती। शाह के चेहरे को दोनों जानिब से पकड़ते हुए बेख्तियार मीरब ने मोहब्बत से अपने होंठ शाह के होंठों पर रखकर चूम लिया। अगर शाह की जान मीरब में थी तो मीरब की जान भी शाह के अंदर बसती थी। वो कहाँ देख सकती थी अपने शाह को इतना दर्द और परेशान। वो जानती थी कि शाह जितना मर्जी स्ट्रेस में हो, इसकी गुर्बत में शाह पुरसुकून हो जाता है। शाह की जान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं परेशान न दिखाई दूं, और मेरी जान मेरी वजह से तुम स्ट्रेस मत लो, मगर ये जो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेती हो इसका हिसाब तो मैं तुमसे गिन गिन कर लूंगा। झुककर पंखड़ियों को चूमते हुए पॉइंट किया। तुम्हारी डॉक्टर साहिबा ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि तुम्हारे करीब जाकर मोहब्बत निछावर नहीं कर सकता, और तुम सारा दिन मुझे छोटी छोटी किसियां दे देकर मेरी हालत को काबिल रहम बना देती हो। इसके बाद शाह खुद को कैसे कंट्रोल करता है इसका तो पता तुम्हें भी नहीं है। इसके चेहरे पर झुका मोहब्बत से पूरे चेहरे पर लम्सों के तवाफ कर रहा था। शायद थोड़ी सी सिसकियां मेरी होती हैं, थोड़ी सी किसियां मेरे अपने बाबा के बेबी की तरफ से होती हैं। हम दोनों की किसियां मिलाकर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, और जब मेरा बेबी दुनिया में आ जाएगा फिर हम दोनों मिलकर एक गाल पर मैं किस किया करूंगी और दूसरे पर मेरा बेबी किस किया करेगा, और आप हम दोनों पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि यह हक मीरब रोमान शाह ने आपको दिया ही नहीं। शाह के अंदाज में नकल उतारते हुए शाह के गले में लाड से बाजू डाले हुए कहा, अच्छा जी, तो मीरब रोमान शाह को तुमसे नाराज होने की जरूरत भी नहीं है। शाह अपने अंदाज में आपकी जान निकालेगा, तो फिर आपने सिसकियां नहीं भरनी, अपने शाह को बर्दाश्त करना है। शाह भी मीरब के अंदाज में लाड से बातें करते हुए इसकी गर्दन पर झुका लम्स छोड़ रहा था। शाह, बेबी ने किक मारी है, कहा। शाह के लिए यह सब कुछ बहुत नया था, इसलिए मीरब की बात पर शाह ने हैरानी से पूछा, जाहिर सी बात है शाह, मेरी पेट में बेबी ने किक मारा है। अच्छा, ऐसा भी होता है, शाह ने तजस्सुस से कहा। इधर लाएं, हाथ लाएं। शाह के हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए सांस रोके लेटी थी, ताकि बेबी की किक को महसूस कर सके। शाह ने अपने हाथ के नीचे एक नन्ही सी जान के वजूद को महसूस किया। शाह के दिल ने मोहब्बत भरी बीट को मिस किया। बहुत अलग और दुनिया बहुत अलग और नया एहसास था। रुमान शाह ने आज से पहले इस एहसास को कभी महसूस नहीं किया था। शायद मीरब को खो देने के डर ने इस एहसास को कहीं दूर रखा हुआ था। शाह के लब पर बेख्तियार मुस्कुराए। शाह ने मीरब के पेट से कमीज को हटाते हुए झुककर लब पेट पर रखकर चूम लिया। अब मीरब का पेट काफी बाहर निकल आया था। इसका छठा महीना चल रहा था। वो काफी गोलू मोलू सी लगने लगी थी। मीरब का भरा भरा सा जिस्म बहुत खूबसूरत लगने लगा था। वो काफी हेल्दी हो रही थी, क्योंकि शाह इसकी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रख रहा था। शाह, आपको अच्छा लगा हमारे बेबी की किक को महसूस करके? मीरब को हमेशा एक जस्तजू होती थी शाह के मुंह से सुनने के लिए कि शाह बच्चे के लिए क्या महसूस करता है। हाँ शाह की जान, शाह बहुत खुश है कि हमारा बेबी अब किक मारने लगा है। वैसे ये किक मारना इसको तुमने सिखाई है या वो खुद से ही ट्रेनिंग याफ्ता है? शाह ने मुस्कुराते हुए पेट पर अपना हाथ रब करते हुए मीरब की जानिब देखकर पूछा। आपका बेबी है, इसलिए वो सब कुछ खुद ही सीख रहा है। रोमान शाह का बेटा है, इसे किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हें कैसे पता कि बेटा है? क्योंकि मैं अल्लाह मियाँ से रोज दुआ करती हूँ कि मुझे बेटा चाहिए, वो भी बिल्कुल आपके जैसा खूबसूरत, और जिसके ऐसे खूबसूरत गहरे डिंपल हो। रोमान शाह के डिंपल्स में उंगली डालते हुए मुस्कुराई। जी नहीं, अगर हमारा बेटा भी हुआ तो इसके डिंपल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके डिंपल हुए तो फिर तुम्हारी आंखों में ये जो मैं अपने डिंपल के लिए मोहब्बत देखता हूँ, वो मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए नो डिंपल मेरे बेटे। मेरे डिंपल सिर्फ मेरे मुंह पर ही अच्छे लगते हैं, और सिर्फ मेरे डिंपल को हक है कि तुम इनको देखो, चूमो और प्यार करो। शाह अपने बेटे से जेलस हो रहे थे। हाँ बिल्कुल जेलस हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है, और मैं अपनी बराबरी पर अपने बेटे को भी नहीं आने दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना मिसेस रोमान शाह। दुनिया का पहला बाप होगा जो अपने बेटे से भी जेलसी महसूस कर रहा है। मीरब खीखी करके हंस रही थी। बड़े दांत निकल रहे हैं। जब तुम मेरे मुंह से किसी और का नाम सुनती हो तो तुम्हें जितनी जेलसी फील होती है, वैसे ही जेलसी मुझे होती है तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम सुनकर। मगर शाह, वो कोई और नहीं, हमारा बच्चा होगा। तुम्हारे प्यार पर
नो समझौता, तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, फिर चाहे वो मेरा बेटा हो या कोई और। शाह, आप कितने जिद्दी हो गए। मीर मीरा को हंसी आ रही थी, रोमांच आ गई इनसिक्योरिटी पर, मगर कहीं ना कहीं इसे खुद पर बहुत गुरूर और मान भी था। जिसके नसीब में रोमान शाह जैसे अकड़ों की मोहब्बत आई, जिस रोमान शाह के मोहब्बत के चंद खूबसूरत लम्हात चुराने के लिए वो अपनी जान लेने को तैयार थी, आज वह रोमान शाह इस पर मोहब्बत की बारिश ऐसे बरसाता कि कभी कभी तो मीरा का दिल अश अश कर उठता था। माही यार, तुम थोड़ी देर मेहरमा के पास बैठो, मैं जरा आसिम से चाय वगैरह का पूछ लूं। ओके, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। माही जो बैठी हुई मोबाइल पर कुछ देख रही थी, उठकर मेहरमा के पास आ गई। वैसे इस गरीब को चाय कपड़ों के अलावा भी कभी कुछ पूछ लिया करो। 6 महीने होने वाले हैं तुम लोगों की शादी को, थोड़ा सा तो यार अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। माही ने हमेशा की तरह मजाक करते हुए समझाया। तुम चुप करके मेहरमा का ख्याल रखो दादी अम्मा। शिफा, आप मुस्कुराते हुए कहा। यार, मैं मजाक नहीं कर रही। इस शरीफ इंसान ने फैसला तुम पर छोड़ा है कि वो कभी रिश्ते को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाएगा, और जब तक तुम इशारा नहीं दोगी वो बंदा तो अपनी बात पर कायम रहेगा। तो प्लीज इसको इशारा दो कि तुम इसको चाहने लगी हो, तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। माही ने एक अच्छी दोस्त की तरह हमेशा से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने को कहा था। माही, पागल हो गई हो, मैं भला इनसे ऐसा कैसे कह सकती हूँ। माही ने शर्माते हुए कहा, और रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अल्लाह जी, 29-24 में 1999 की हीरोइन कहाँ से आ गई। माही ने मुस्कुराते हुए सोचा, कहा, जिसे सुनकर पास बैठी हुई केयर टेकर भी हंस पड़ी थी। महक के गुजर जाने के बाद अहमर के बहुत कहने पर आसिम शाह और शिफा अहमर के घर फिलहाल शिफ्ट हो गए थे। महरमा अभी काफी बहुत छोटी थी और उसे संभालने के लिए हर वक्त एक औरत का होना जरूरी था। अहमर की वालदा काफी ज़ईफ थी, जो कि बहुत कोशिश के बावजूद भी यह जिम्मेदारी अच्छे से निभा नहीं पा रही थी। वो खुद भी बीमार रहती थी। आसिम ने अपनी इकलौती बहन की आखिरी निशानी के खातिर अहमर का फैसला कबूल कर लिया। महक की माँ गांव वापस जा चुकी थी क्योंकि वो कुछ पुराने ख्यालात की औरत थी और वो दामाद के घर पर रुकना मुनासिब नहीं समझती थी। इनको ऊपर से ये भी तसल्ली थी कि शिफा और आसिम यहाँ पर हैं, तो इनकी नवासी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और शिफा खुद भी अभी इतनी ज्यादा मेच्योर नहीं थी कि मेहरमा की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से संभाल लेती, इसलिए वो अक्सर माही को अपने साथ रोक लेती थी। माही को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी यहाँ रुकने पर, क्योंकि माही के वालिदैन ज्यादातर मुल्क से बाहर ही रहते थे। माही एक और एक इस बड़ी की बहन थी इसकी बड़ी बहन थी, वो भी अक्सर मुल्क से बाहर रहती थी। तो ऐसे में माही घर पर अकेली ही होती थी। माही एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर माही की जिंदगी में खुशियां ना होने के बराबर थी। अक्सर माही अपनी खुशियां खुद ही ढूंढती रहती थी, मगर खुशियां हमेशा माही से कोसों दूर ही रहती थी। माही को बचपन में इसके मामू ने गोद ले लिया, क्योंकि इनके घर 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं थी। मगर एक कार हादसे में मामू और इनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। इस वक्त माही की उम्र तकरीबन 10 साल थी। इसके माँ बाप ने इसे वापस अपने पास रख लिया। माँ बाप के प्यार में तो कोई फर्क नहीं आया, मगर इसकी बड़ी बहन, जो कि उम्र में माही से तकरीबन 10 साल बड़ी थी, इसने माही को कभी कबूल नहीं किया। हमेशा वो इससे हसद करती थी क्योंकि माही अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से इसकी बहन माही से ज्यादा जेलस होती थी। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी यही बताती थी कि वो अकेली है, इसका कोई बहन भाई नहीं है। इसने माही को दिल से कभी अपनी बहन तस्लीम नहीं किया था। इसकी बड़ी बहन ने अमेरिका में किसी अंग्रेज से अपनी मर्जी से शादी की और वह ज्यादा अरसा तक चल नहीं सकी। इन दोनों का तलाक हो गया, मगर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह जहनी तौर पर बहुत ज्यादा आजाद ख्याल लड़की थी। जरूरत से ज्यादा मॉडर्न होने की वजह से इसके माँ बाप भी इससे खिंचा खिंचा रहता था। इसका बागी दिमाग हमेशा एक अलग ही दिशा में सोचता। अब तो आलम यह था कि वो कभी महीनों में एक आधी बार पाकिस्तान अपने घर आती। ज्यादातर वो वर्ल्ड टूर्स पर ही रहती थी, जबकि माही अपनी बड़ी बहन से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। बड़ी बहन जितनी बदतमीज आजाद ख्याल थी, माही इतनी ही ज्यादा समझदार और ज़हीन थी। माही का मिजाज काफी चंचल और खुश मिजाज रहने वाली लड़की थी। माही के घर वाले काफी आजाद ख्याल, खुले जहन के मॉडर्न लोग थे। माँ और बाप दोनों ही बिजनेस में एक अलग अलग मकाम रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, मगर अपनी औलाद को टाइम नहीं दे सके। इसलिए माही अक्सर शिफा के पास रुक जाया करती थी। जब से शिफा की आसिम से के साथ शादी हुई थी, माही ने अपने दिमाग में आसिम शाह को हर तरह से निकाल दिया।
अब वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेस्ट फ्रेंड का शौहर था। वो इस नजर से ही आसिम शाह को देखती ही नहीं थी। और आसिम शाह ने तो पहले दिन से ही कभी माही को इस नजर से देखा ही नहीं था। इसलिए शिफा और माही के दरमियान कभी किसी गलत फहमी ने जगह नहीं बनाई। महक की डेथ को तकरीबन 2 महीने होने वाले थे। अक्सर माही और शिफा दोनों इकट्ठे ही कॉलेज से आसिम शाह के साथ रुकने के लिए आ जाती थी। माही का माँ बाप माही के माँ बाप ज्यादातर अगर एक हफ्ता पास अगर एक हफ्ता पाकिस्तान में, तो अगला आने वाला पूरा महीना इनका अब्रॉड में ही गुजर। इसकी बड़ी बहन ने बाहर किसी अंग्रेज से शादी कर ली थी, मगर वो ज्यादा अरसा नहीं चली। इसके बाद तलाक हुई। वो जब ज्यादातर बाहर ही रहती थी। कुछ महीनों में एक आधा चक्कर पाकिस्तान लगता। माही घर में अकेली बोर हो जाती थी, इसलिए मेहरमा और शिफा का साथ पाकर तो माही को जैसे पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई थी। अहमद की वालदा भी बहुत अच्छी और प्यार करने वाली खातून थी। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। शिफा और माही के आने से घर में इनके पास बहुत रौनक हो गई थी। और मेहरमा की वजह से तो घर में रौनकें की और बहारें आ गई थी। बस कमी थी तो सिर्फ एक महक की थी, जिसे सभी महसूस करते थे। अहमद ने खुद को काम में मसरूफ कर लिया था। महक की यादों से बचने के लिए अक्सर अहमद रात को घर देर से ही लौटता था। माही ज्यादातर मेहरमा के कमरे में ही रहती थी। माही को यहाँ पर कुछ भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता था, क्योंकि घर में ज्यादातर अहमद की अम्मी शिफा और माही होते थे। माही और शिफा की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। शिफा ने तो फिलहाल पढ़ाई इसलिए रोक दी थी क्योंकि मेहरमा को इसकी जरूरत थी, और माही शिफा के बगैर आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, तो इसलिए पढ़ाई का फिलहाल के लिए स्टॉप लग चुका था। मेहरमा और शिफा का कमरा बिल्कुल साथ साथ ही था। तकरीबन ज्यादा टाइम तो शिफा ही इसी रूम में पाई जाती थी, मगर जब आसिम शाह आ जाता तो फिर माही अपने रूम में चली जाया करती थी। माही अक्सर खुद ही शिफा को जाने का बोल दिया करती थी। माही आसानी से मेहरमा को संभाल लेती थी। वो वैसे भी हर वक्त एक केयर टेकर मेहरमा के लिए रूम में ही मौजूद थी। तो ऐसे में माही शिफा को इसके रूम में आसिम शाह के पास भेज दिया करती थी। महक के जाने की वजह से इनका रिश्ता भी एक जगह पर फिलहाल के रुक सा गया था। अपनी बहन की वजह से आसिम शाह भी जहनी तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और ऊपर से मेहरमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल आसिम शाह और शिफा संभाल रहे थे। तो ऐसे में अपने रिश्ते को दोनों टाइम नहीं दे पा रहे थे। आसिम शाह सुबह कॉलेज चला जाता, जब वापस आता तो ज्यादातर शिफा का टाइम मेहरमा के साथ ही गुजर जाता। जिंदगी का पहिया जैसे जाम सा हो गया था। हुमा हुमा, जिंदा हो तो रूम में आ जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें खुद उठाकर ले आऊं और तुम मलाला की आया के सामने शर्म से लाल हो जाओ। मलाला शाहजेब और हुमा की बेटी का नाम था। शाहजेब ने अपनी बेटी का नाम पठानों वाला रखा था। शाहजेब की भारी आवाज फोन पर हुमा की समाज से टकराई थी। आवाज से ही अंदाजा हो रहा था कि बंदे का मूड बहुत खराब है। कराची वापस आकर हुमा ने साथ वाला रूम मलाला के लिए सेट करवा दिया था, क्योंकि शाहजेब जो अपनी बेटी के मामले में बहुत ज्यादा शर्मीला था, वो अपने जज्बातों के मामले में बहुत बेबाक। ऐसे में हुमा को ये फैसला लेना पड़ा, और साथ में एक बहुत ही अच्छी तजुर्बाकार कारमेट का भी इंतजाम कर लिया। मगर वो गुड़िया को सुलाने के बाद ही अपने रूम में आती थी। सर्दी का मौसम चल रहा था और गुड़िया को हल्का सा जुकाम था, जिसकी वजह से तकरीबन 10 दिन ही होने वाले थे कि हुमा मलाला के रूम में इसे सुलाते सुलाते खुद भी सो जाया करती थी। शाहजेब ने अपनी तरफ से काफी कॉम्प्रोमाइज करते हुए हुमा को कुछ नहीं कहा। अब मलाला काफी बेहतर हो गई थी, मगर आज काफी थकन की वजह से मलाला को सुलाते सुलाते फिर वहीं सो गई थी। जबकि आज सुबह शाहजेब हॉस्पिटल जाते हुए हुमा को वार्निंग देकर गया था कि वो इसके सब्र और इम्तिहान न ले और टाइम से रूम में आ जाए। हुमा ने कल हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी की थी, तो आज वो काफी थकन महसूस करते हुए गुड़िया को सुलाते हुए कब इसकी आंख लग गई इसे पता नहीं चला। अब इसकी आंख शाहजेब के फोन पर खुली थी, जो इसने नींद में उठाया। अब भारी और गुस्से वाली आवाज सुनकर हुमा की तो नींद रफू चक्कर हो गई थी। जी जी जी, मैं बस अभी आ रही हूँ, गुड़िया अभी सो रही है। हुमा ने नींद से भरी हुई आवाज में बामुश्किल शाहजेब से कहा था। नींद से आवाज तुम्हारी नहीं निकल रही और गुड़िया अभी अभी सोई है। रूम में आओ, तुम्हें बताता हूँ कि परफेक्ट झूठ कैसे बोलते हैं। शाहजेब की तैश वाली आवाज सुनकर हुमा ने जल्दी से बेड से उतरकर चप्पलें पहनते हुए रूम से निकल कर आई। आ आ आ मुंह बंद करो,
मैं हूँ। हुमा रूम से बाहर निकली थी कि शाहजेब रूम के बाहर ही खड़ा था। हुमा की कलाई को पकड़ते वहीं दीवार के साथ पिन किया तो हुमा की डर से चीख निकली थी कि शाहजेब ने अपने मजबूत हथेली इसके मुंह पर रखकर इसे चुप करवा दिया। बोला था ना टाइम से रूम में आ जाना। तुम इतने दिनों से मेरे जब्त को आजमा रही थी। शाहजेब ने झुककर इसके गर्दन पर गहरा लम्स छोड़ा। हुमा जो आधी अधूरी अभी नींद में थी, शाहजेब के सख्त लम्स से सिसक उठी थी। शाहजेब क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। अच्छा है, सबको पता चलना चाहिए कि तुम अपने शोहर को कितना तड़पाती हो, जो इस तरह बालाओ होकर बावला होकर रूम के बाहर ही रोमांस कर रहा है। सरगोशी करते हुए कान के लौ को दांतों तले सख्ती से दबाया। हुमा ने जोर से सिसकी भरी थी। इसको शाहजेब ने अपने लबों से रोक लिया, इसकी पंखुड़ियों को अपने लबों में कैद किए हुए नमी के कतरों को तेजी से अपने अंदर उंडेल रहा था। एक पल में ही इसे सांसों के लिए मजबूर कर दिया। लबों पर लफ्जों की चुभन और जलन महसूस होते हुए हुमा के पूरे वजूद में सनसनी की लहरें दौड़ी थी। इसकी कमर की दोनों जानिब हाथ रखकर इसे ऊपर की जानिब उठा लिया। इसी पोजीशन में उठाकर रूम में लाया था। गिरने के डर से हुमा ने अपनी दोनों बाजू शाहजेब के गले में डाले हुए थी। दरवाजा बंद करते ही दरवाजे के साथ ऊपर उठाए हुए शाहजेब इसे पिन कर चुका था। ऊपर उठाने की वजह से हुमा का दिल वाला मकाम शाहजेब के चेहरे के मुकाबिल आ गया, जिसे देखते ही शाहजेब और बहकता चला गया। शाहजेब से सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी मेरी आंख कब लग गई। शाहजेब के इरादे भांपते हुए थकन से चूर रोने हुमा ने इल्तिजाई लंतरों से देखते हुए कहा, तुम अपनी सॉरी अपने पास रखो, मुझे मेरा काम करने दो। तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मुझे इतने दिन दूर नहीं रहा जाता। फिर तुम मेरा सब आजमा कर चेक करती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज तुम अपने पठान का सब आजमा चुकी हो। अब मेरी शिद्दतों को चुपचाप बर्दाश्त करो। तुम्हारे मुंह से किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनना चाहता। सॉरी भी नहीं सुननी मुझे। वो एक वो एक ही सांस में बोलता हुआ इसके दिल वाले मकाम पर झुककर अपने लम्सों की शिद्दत इसे जलाने लगा था। इतने गहरे लम्स को दिल वाले मकाम पर महसूस करके वो तड़प सी गई। इसे ऊपर उठाकर पास पड़े सोफे पर खुद को बैठ गया और इसे अपने थाइस पर बिठा लिया। झटके से इसके नाइटी के स्ट्रप को नीचे कर दिया। वह इसके दिलकश खूबसूरत सरापे पर नजरें गाड़े हुए देख हल्के लबों से मुस्कुराया था। वो शर्म से आंखें बंद किए हुए खुद को इसके सुपुर्द कर चुकी थी। वो अपने तूफानी पठान का गुस्सा और बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अब यह गुस्सा शांत करने के लिए इसकी शिद्दतों को सहलाना लाजिम था। नाइटी के स्ट्रैप उतारते ही इसका खूबसूरत सरापा शाहजेब की नजरों के सामने था। इसके कांधों पर लबों के लम्स छोड़ते हुए सीधा दिल वाले मकाम पर आ रुका था। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी, मगर वो अपनी मन मर्जियां करते हुए तेज सांसों से दिल वाले मकाम पर दिल वाले मौके पर मकाम पर पहुंच चुका था। अपना गुस्सा उतार रहा था। इसे सोफे पर ही डालकर इसके ऊपर झुका, इसके जिस्म के रनाइयों को चूमते हुए सिसकियां भरने पर मजबूर कर दिया। बिना मौका दिए इसकी सांसों को तेज कर चुका था। इसकी सख्त शिद्दतों से रूम में हुमा की तेज सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। साथ में शाहजेब की तेज सांसें मिलकर एक अलग ही धुन बनाए हुए थी। अहमद भाई, आप समझने की कोशिश करें, आसिम शाह ने इस समझाने वाले अंदाज में कहा। आसिम, क्या समझने की कोशिश करूं मैं? महरमा अभी इतनी छोटी है कि मैं इसे अकेला नहीं संभाल सकता, और अम्मी भी अक्सर बीमार रहती है, इनकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो ऐसे में मैं महरमा को कैसे संभालूंगा? और मेड के हवाले तो पूरी तरह से मैं नहीं कर सकता अपनी बेटी को। अहमद भाई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मगर प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझे। मुझे भी लाहौर में शिफ्ट होना है। अम्मी जान बहुत जिद कर रही हैं, इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहने लगा। अम्मी जान अपने पास बुलाना चाहती हैं। मैंने अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्द मेरे ट्रांसफर पेपर भी आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें खुशी खुशी इजाजत दें। आसिम यार, मैं तुम्हें कैसे खुशी खुशी इजाजत दे दूं? शिवा भाभी की वजह से मैं बेफिक्र रहता हूँ। अब तो मुझे तुम दोनों की आदत हो गई है यार। अम्मी के पास भी हर वक्त रौनक लगी रहती है। प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग लाहौर से खाला को यहीं बुला लो। हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह भी तो रह सकते हैं। क्या पुराने लोगों वाली सोच रखी हुई है कि दामाद और बेटा? मेरे लिए खाला बिल्कुल अम्मी की तरह है। आसिम यार, प्लीज तुम लोग नहीं जाओ। अहमद आसिम शाह और शिफा के जाने की खबर सुनकर बहुत परेशान हो गया था। आसिम भाई, अम्मी नहीं मानेंगी। एक तो उन्होंने सारी जिंदगी लाहौर में गुजारी है और वो कराची में आकर कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, और दूसरा अब तो वो ठीक भी नहीं रहती। तो ऐसे में अम्मी जान पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। और हुमा यहाँ पर रहना अहमद भाई, मुस्तकिल कोई हल नहीं है। मेरे पास इसका मुस्तकिल हल मौजूद है। बताओ बताओ, क्या हल है? अहमद ने इसकी बात बीच में काटते हुए तजस्सुस से पूछा। अहमद भाई, आप माही से शादी कर लें। व्हाट?
अहमद को तो जैसे 10 वॉट का झटका लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा, बच्ची है वो, कोई बच्ची नहीं है, शिफा की हम उम्र है और मैं भी तो शिफा के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। आसिम ने दलील दी। तुमने शिफा से शादी ही क्यों की? क्योंकि तुम शिफा से प्यार करते थे, तुम्हें शिफा पसंद थी, जबकि मेरे साथ ऐसा कोई मर्ज लाहक नहीं हुआ। अहमद शिफा और आसिम शाह के रिश्ते के बीच की सच्चाई बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि शामिर ने सख्ती से मना किया था कि इसकी बीवी की इज्जत के मामले में कोई बात अगर बाहर आई तो वो जान ले लेगा। और आसिम भी मिरहा को महक जितनी इज्जत देता था, वो वो कैसे अपनी बहन की इज्जत अपने हाथों से उछाल सकता था। इसलिए सबको यही पता था कि शिफा से आसिम ने लव मैरिज की है। यहाँ तक कि महक और इसकी माँ भी नहीं जानती थी कि हकीकत क्या है। पहली बात तो यह है कि तुम इसे पसंद करते थे, और दूसरी ये कि तुम मुझसे छोटे हो। वो लड़की बमुश्किल 17-18 साल की बच्ची है और मैं 34-35 साल का मर्द और शादीशुदा एक बच्चे का बाप। मैं तुम ऐसे में तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी इससे करवा दोगे? वो और मैं तुम लोगों की बातों में आकर मान भी जाऊं। डिस डिस्कस्टिंग, बहुत ही घटिया मशवरा था। इसको तुम अपने पास रखो। अहमद वहां से उठकर जाने लगा था। अहमद भाई प्लीज मेरी बात पूरी सुनकर जाएं। क्या सुनो यार, अगर बेतुकी बातें करोगे तो क्या सुनो? वो गुस्से से बोलते हुए अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले खड़ा था। आपको इशू किस चीज से है? इसकी एज कम है। जब इस लड़की को कोई एतराज नहीं तो फिर आपको क्यों एतराज है? व्हाट मतलब कि वो लड़की भी जानती है? माशाल्लाह, आप लोगों ने तो सारी प्लानिंग कर रखी है। अहमद ने घूरकर आसिम की जानिब देखते हुए कहा, भाई अगर आपकी बेहतर जिंदगी के लिए हमने प्लानिंग भी कर भी रखी है तो इसमें गलत क्या है? गलत है ये है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं महक की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मेरा और महक का साथ बेशक बहुत कम था, मगर वो खूबसूरत लम्हे जो मैंने महक के साथ गुजारे हैं, मैं इनके सहारे जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरी जिंदगी में किसी और की जगह नहीं है। वो दो टोक बोला था। अहमद भाई को खुदगर्ज मत बने, मेहरमा के बारे में सोचें। इसे एक माँ की जरूरत है और महक आप ही के आखिरी वादे को मत भूलें। आपने वादा किया था कि आप मेहरमा के लिए शादी करेंगे। आसिम शाह ने याद दहानी कराते हुए सख्त लहजे से कहा, हाँ वो ये वादा भी तुमने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। अहमद ने भी सख्त लहजे से जवाब देते हुए कहा, बेटा जिंदगी यूं यादों के सहारे नहीं गुजारी जाती। जिंदगी में हमसफर का होना बहुत जरूरी है। अहमद की माँ जो टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए इनकी बात सुनते हुए वापस जवाब देने लगी थी, अम्मी जान प्लीज मेरी जिंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। मेहरमा के लिए मैं अकेला काफी हूँ। बस वो थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी वो बहुत छोटी है तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं इसको कैसे संभालूं। मगर ये वक्त गुजर जाएगा, इसके बाद मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख लूंगा। बेटा ये वक्त नहीं गुजरेगा। मेहरमा को हमेशा एक माँ की जरूरत होगी और तुम्हें भी एक अच्छी हमसफर की जरूरत है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे घर को मोहब्बत से संभाले। तुम बूढ़े नहीं होगे हुए हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अम्मी जान, आप सब लोग पहले से फैसला कर चुके हैं और मुझे सिर्फ आगाह किया जा रहा है। हाँ हम फैसला कर चुके हैं कि तुम्हारी शादी हम करवा के रहेंगे। और माही बहुत अच्छी, नेक और सुलझी हुई बच्ची है। सबसे बढ़कर वो मेहरमा से बहुत प्यार करती है। शिफा से कहीं ज्यादा तो माही से इसे अपने पास रखती है। बेटा तुम्हें और क्या चाहिए कि अगर तुम्हारी बेटी को माही की सूरत में एक अच्छी माँ मिल जाए। अहमद की माँ वहीं सोफे पर बैठी हुई तस्बीह हाथ में लेते हुए अपने बेटे को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही थी। अम्मी जान आपको क्या हो गया है? क्या सोचकर आप सब इस बात के पीछे पड़ गए? वो 17 साल 18 साल की बच्ची है। इसे खुद भी किसी बड़े की जरूरत है। वो खुद को नहीं संभाल सकती, घर और मेरा मेहरमा को क्या खाक संभालेगी? मैंने तो हमेशा अपनी छोटी बहन की नजर से देखा है और आपने पता नहीं दिमाग में कैसे कैसा फतूर पाड़ लिया। आसिम शाह को माही से शादी वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। माही जब भी यहाँ रुकने आती, अहमद पहली बात तो इससे कभी फ्री होकर बात नहीं करता था, और जब कभी मेहरमा को मिलने रूम में जाता तो कभी माही से आमना सामना हो जाता तो अहमद इसे बच्चों की तरह छोटी बहन जैसे पेश आया करता था। ऐसे में शादी वाली बात सुनकर तो अहमद का पारा साथ में आसमान को छू रहा था। बेटा लड़कियों में बहुत सब्र होता है, वो बहुत जल्द अपने आप को हर माहौल में डाल लेती है। और माही को कोई एतराज नहीं है तुम्हारे साथ शादी पे, बल्कि वो तो बहुत खुश है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए मेहरमा का साथ मिल जाएगा। वो बच्ची मेहरमा से बहुत ज्यादा अटैच हो गई है। मैंने खुद मैंने खुद माही से बात की।
इसे तुम्हारी उम्र, तुम्हारी शादी, तुम्हारी बेटी, किसी चीज से कोई मसला नहीं है। मुझे अफसोस है आप लोगों की सोच पर। इस बच्ची को इसके घर भेजे, खामखा दूसरों के बच्चों का ब्रेन वॉश मत करें। और मुझे शादी नहीं करनी, ये फाइनल है। मेरी जिंदगी में महक की इतनी यादें हैं कि मैं इनके सहारे जिंदगी गुजार लूंगा। अगर कोई मेरी बेटी को पालने में मेरी सपोर्ट नहीं कर सकता तो मत करे। मैं खुद ही जैसे तैसे हैंडल कर लूंगा। वो गुस्से से बोलता हुआ तेज रफ्तारी से वहां से जा चुका था। आसिम बेटा ये तो नहीं मान रहा, अब हम क्या करेंगे? इसकी माँ ने अफसरदा सा मुंह बनाते हुए आसिम शाह से कहा। आंटी आप परेशान नहीं हो, मुझे पता है अहमद भाई को कौन मना सकता है। आसिम शाह ने मुस्कुराते हुए लबों से कहा। तो अहमद की माँ ने हैरान सी होकर आसिम शाह की जाने देखने लगी। कौन है जो अहमद को मना सकता है? अहमद की माँ ने तजस्सुस से भरी नजरों से देखते हुए पूछा। आंटी आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसने मुस्कुराते हुए टांग पर टांग रखे एक पांव को हिलाते हुए पूरे एतमाद लहजे से कहा। मेरे ख्याल से तुम रोमान की बात कर रहे हो। आंटी की आंखों में भी चमक सी आ गई थी। जी बिल्कुल, मैं रोमान शाह की बात कर रहा हूँ। सिर्फ रोमान भाई ही अहमद भाई को मना सकते हैं। आसिम शाह और रोमान शाह अहमद अलवी और डॉक्टर शाहजेब की दोस्ती से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। रोमान शाह के फैसलों पर आसिम शाह ने अक्सर डॉक्टर शाहजेब और अहमद अलवी को सरखम करते देखा था। ऐसा नहीं था कि वो उससे डरते थे या किसी भी मामले में रोमान शाह से कम थे, मगर दोनों रोमान शाह से इतनी मोहब्बत करते थे, इसलिए वो इनके फैसलों को बहुत अहमियत देते थे। और रोमान शाह ने हमेशा समझदारी से अपने दोस्तों के लिए बेहतर से बेहतरीन को तरजीह दी है। इनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि रोमान शाह की जिद्दी तबीयत के आगे हमेशा अपनी जिद छोड़ देते थे। रोमान शाह इन तीनों दोस्तों में गुस्से का तेज और जिद्दी और अकड़ू मिजाज था। इस बात से ये दोनों वाकिफ थे। वो जिस बात पर अड़ जाता है, इसे पूरी किए बिना वो कभी पीछे नहीं हटता। इन तीनों की दोस्ती की खूबसूरती भी रोमान शाह था। जान था वो इन तीनों की दोस्ती में। एक ऐसा बंदा जो अपने दोस्तों के लिए जान तक देने के लिए हाजिर रहता हो। इसलिए आसिम शाह को पूरा यकीन था कि इसका रोमान भाई अहमद शाह को शादी के लिए हर सूरत रजामंद कर लेगा। इसके टेंशन ज्यादा चेहरे पर एकदम से स्माइल बिखर गई थी। हाँ सच कहा तुमने आसिम बेटा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि रोमान शाह अहमद को मना सकता है। आंटी के चेहरे पर खुशी बिखर गई थी रोमान शाह का नाम सुनकर। इनको तो जैसे तसल्ली हो गई कि अब वो हर सूरत अपने बेटे की शादी कर सकेंगी। बेटा तुम जल्दी जल्दी से करो रोमान बेटा से बात करवाओ और इसे कहो कि अहमद को मनाए, जैसे मर्जी मनाए, मगर जल्दी मनाए। मैं अपनी जिंदगी में अहमद को खुशहाल देखना चाहती हूँ। और बेटा तुम पूरे दिल से मेरी मदद कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। वरना आजकल के वक्त में बहनों के भाई कहाँ इतना बड़ा ज़र्फ दिखाते हैं। तुम अपनी बहन की जगह किसी और को लाकर मेरे बेटे को, अपनी भांजी का मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। वो आसिम शाह को दिल से दुआएं देते हुए बोल रही थी। रोमान को तुम आज ही घर पर इनवाइट कर लो, नहीं तो जैसे भी तुम्हें मुनासिब लगे, बस तुम इसको बोलो कि इसकी शादी के लिए मनाए। बहुत ज्यादा बात पर जोर देते हुए कहा। जी जी आंटी आप बेफिक्र हो जाए, मैं यहाँ से जाने के बाद पहले अहमद भाई का घर सेट करवा कर जाऊंगा। आंटी जी हमारी नीयत गलत नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अहमद भाई को रुमान भाई मना लेंगे। इसमें तो अपनी छोटी सी भांजी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, और माही से अच्छी माँ मेहरमा को कहीं नहीं मिल सकती। इस बात का मुझे यकीन है। वो तसल्ली बख्श अंदाज से बोल रहा था। शाहजेब, आप बहुत जालिम है। अपने ऊपर विराजमान होकर लेटे शाहजेब से हुमा शिकवा करते हुए बोली थी। वो शर्टलेस ही विराजमान हुआ लेटा हुआ था। इसने 10 दिनों की दूरी की सजा अच्छी खासी शिद्दतों की सूरत में इसे लौटाई थी। गलत डॉक्टर साहिबा, तुम बहुत जालिम। तुम पर जोर देते हुए अपनी जगह पर विराजमान लेटे हुए मैंने आप पर क्या जुल्म किया है? शाहजेब की कमर अपना हाथ मोहब्बत से रखे हुए पूछा। दिल के डॉक्टर होकर शौहर के दिल से खेलती हो, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? इस दिन तक मैं अपनी बेटी की खातिर जबरदस्ती सब्र का मुजाहरा करता रहा। इसके बाद भी तुम्हें मुझसे ज्यादा नींद अजीज थी। मैं रूम में तुम्हारे लिए तड़प रहा था और तुम खराटे लेकर मलाला के साथ सो रही थी। इसलिए खान की जान इतनी सजा की तो तुम मुस्तहिक थी। हुमा के अच्छे खासे होश ठिकाने लगाने के बाद भी इसके लहजे में खुमारी बाकी थी। अपनी गर्दन पर इसके लबों की जंबिश महसूस करते हुए वो समझ चुकी थी कि खान अभी तक अपने टोन में बरकरार रखे हुए हैं। वो इसकी जान को और हल्कान करेगा। सॉरी, आइंदा मैं आप अपनी नींद पर कंट्रोल रखूंगी। प्लीज आज के लिए आप मुझे सोने दें। शाहजेब, मैंने कल नाइट ड्यूटी दी है, मैं बहुत थकन महसूस कर रही हूँ।
आकर भी मैंने मलाला के साथ काफी टाइम गुजारा है। मैं सो नहीं सकी थी। वो शाहजेब के इरादे भांपते हुए इल्तिजाई लहजे में बोली थी। हुमा, सच में तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हारी किसी भी दलील से मैं अपना इरादा बदल दूंगा? शाहजेब ने अपना चेहरा उठाकर हुमा की पंखुड़ियों को चूमते हुए खुमारजदा लहजे में बोला। हुमा ने एक नजर इसकी आंखों में देखा था, जहां इसे अभी तक कुमारी का एक एक जहां आबाद नजर आ रहा था। शाहजेब प्लीज, मैंने इसने मिन्नत सदा लहजे में, बस सिवाय शाहजेब की मिन्नत करने के कुछ नहीं कर सकती थी। वह सच में बहुत थकन महसूस कर रही थी और नींद ने तो इसकी जान निकाल रखी थी। मगर इसका जालिम पठान अपनी मोहब्बत के आगे किसी और चीज को रखता ही नहीं था। वो आज तो इस दिन वो आज तो 10 दिन की दूरी थी, तो हुमा को खुद भी बचने का कोई मकाम नजर नहीं आ रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो इसे समझाने की बेजान कोशिश कर रही थी। जालिम खानम, तुम अपनी वजाहमती और प्लीज संभाल कर रखो, किसी और वक्त काम आएंगी। खान इस वक्त ना तो खान का इरादा है तुम्हें बख्शने का और ना मूड है। और रही बात थकन की, तो मुझे तुम्हारे वजूद से सुकून लेने दो। इसके बाद जनाब हाथ पांव दबाकर थकन दूर कर दूंगा। हुमा की बातों से वो फिर से बहकते हुए इसकी गर्दन पर लब रखे लम्स छोड़ने लगा। हुमा को इतना हलकान करने के बाद भी खान के जज्बातों में कोई फर्क नहीं आया था। इस तरह के इसे लम्स से वहीं झलसाता हुआ इसे इस पर घटा बनकर छाया गया। इसके वजूद के रनाइयों लम्हों से चूमने लगा था। हुमा को तो आज ऐसे लग रहा था कि खान का गुस्सा इसकी जान लेकर छोड़ेगा। वो तो पछता रही थी इस आधे घंटे के लिए जिसमें इसकी आंख लगी, और वो गहरी नींद में जागकर भूल गई थी कि इसे आज खान ने वार्निंग दी थी। वो खान है, अपनी बात से कभी नहीं पलटेगा। जानती थी यह कि खान साहब का गुस्सा है जिसको वो शिद्दतों में जाहिर कर रहा है। इसका सारा दिन स्वेट पर बनकर घू स्वेट पर बनकर घूमने वाला डॉक्टर शाहजेब खान रात को एक अलग ही मूड में होता था। डॉक्टर शाहजेब और इसके खान में कोई मुकाबला नहीं था। जहां डॉक्टर शाहजेब इंतहाई सुलझी पर्सनालिटी का मालिक था, वहीं खान अपनी मोहब्बत के मामलों में सख्त जाबर जिद्दी अड़ियल था। सिवाय अपने जज्बातों पर बेरहम बनने की, शाहजेब एक बहुत स्वीट हस्बैंड था जो उमा के साथ हर बात में कॉम्प्रोमाइज और मोहब्बत से पेश आता था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें। और इसके अलावा जो रमज़ेश की एपिसोड्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। तो प्लीज़ थोड़ी सी माजरत है, टाइम थोड़ा सा लग रहा है हमें भी, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।